morning, students. Good morning, sir. Today we shall study about the present indefinite tense, and we will learn about the rule, regulation, and the technique how we can talk in present indefinite tense, how we can translate anything into present indefinite tense. Indefinite tense means present tense, you also say. What do we say? Simple present tense. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? Yes, sir. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंस का पार्ट है. टेंस 3 प्रकार का होता है, सभी जानते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. दुनिया की कोई से भी आप भाषा सीखते हैं तो 3 टाइम में आता है, या तो प्रेजेंट टेंस में आएगा, या तो पास्ट टेंस में आएगा, या फ्यूचर टेंस में. प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं. नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब इसमें से पहला हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको दूसरे नाम से भी कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Okay, in another word we can also say simple present tense. Okay, and अब सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं. तो पहले हमें हिंदी में समझना होता है कि भाई कोई भी ये पूछ दे कि ये कौन सा टेंस है तो आप कैसे पहचानेंगे. हिंदी में कोई पूछता है तो कैसे पहचानेंगे? तो आपको सेंटेंस को देखना होगा, वाक्य को देखना. हिंदी का जो वाक्य होगा, यदि किसी भी हिंदी के वाक्य में वाक्य के अंत में राइट ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. ये हुआ हिंदी में समझना, राइट? लेकिन आप इंग्लिश में कैसे समझेंगे, उसके लिए हम रूल करेंगे. इसकी एक पहचान है, मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखूंगा. यानी आप कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? यानी किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, राइट, आदि शब्द आते हैं, राइट, ये आते हैं, तो आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप पहचान गए, जैसे फॉर एग्जांपल राम खाना खाता है. राम खाना खाता है, तो खाता है, ता है आ गया लास्ट में. इसमें राम सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, और खाता है वर्ब है. इज इट क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे? जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं ना, तो उसके रूल रेगुलेशन को यदि हम समझ जाएं और उसके टेक्निक को सीख जाएं, तो हम भी ट्रांसलेट कर पाएंगे, बन पाएंगे, और अच्छी तरह से सही इंग्लिश लिख पाएंगे और बोल पाएंगे. आर यू रेडी? ओके, सो सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. इसका मतलब होता है साधारण वाक्य होता है इसका मीनिंग, और साधारण वाक्य का सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर. तो सबसे पहले रूल देखते हैं बनता कैसे है. इसके लिए रूल है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. क्या आता है? और इसके बाद आप वर्ब देखेंगे. वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इससे आप समझ जाइएगा कि ये 1 है, राइट? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? इसको मैं लिख ही देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? शॉर्ट में कर दिया मैंने, सिंगुलर पूरा नहीं लिखा मैंने. सो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें यस या यस जोड़ते हैं. क्या जुड़ता है? यस या यस. नेक्स्ट यस या यस प्लस फिर इसके बाद आपका लग जाएगा ऑब्जेक्ट. क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. अब
और इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए हमें रूल समझ लिया तो उसका सेंटेंस समझेंगे कैसे बनता है। जैसे वह समय पर आती है, ओके, ये सेंटेंस है, वह समय पर आती है। और लास्ट में इस सेंटेंस में आती है लिखा हुआ है, तो आप कौन सा टेंस समझेंगे? ये प्रेजेंट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको इस रूल के अनुसार हमें बनाना है। इसमें सब्जेक्ट ये है, क्या ये क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, राइट। और ये क्या है? प्रपोजिशन है, यहाँ पे प्रपोजिशन में आ जाएगा। और ये आती है, ये वर्ब है, क्या ये? वर्ब है, राइट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इस रूल के अनुसार, वह, सी, क्योंकि लड़की आती है, राइट, सी। इसके बाद क्या है? वर्ब है, आती है, आने का क्या होता है? कम। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें यस जुड़ जाएगा, कम्स। समय पर, ऑन टाइम, ऑन टाइम और फुल स्टॉप लग जाएगा, वह समय पर आती है। आपको हमेशा इस माइंड में यही ध्यान रखना है, यदि सिंगुलर है तो यस लग जाएगा और प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट वन। अब सवाल ये उठता है, सर आप में से कोई भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर चलो आपने तो बता दिया यस आ गया, किस में यस आएगा ये भी बता दीजिए। तो मैं बताता हूँ, देखिए किसी भी वर्ब के अंत में, क्या? किसी भी वर्ब के अंत में, मैं इस तरफ बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई सा भी वर्ब हो, हेलो, कोई सा भी वर्ब हो, यदि मान लीजिए क्राई वर्ब आ गया, यस, ठीक है, वाई आ गया लास्ट में, हाँ, तो क्या जुड़ जाएगा उसमें? आई एस जुड़ जाएगा, राइट। यदि किसी भी वर्ब के अंत में ओ आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, रानी कॉलेज समय पर जाती है, देखिए उसमें लिखा है समय पर आती है, लेकिन यहाँ पे है रानी कॉलेज समय पर जाती है। तो रानी अब जाने की इंग्लिश गो। अब इसमें ओ आ गया ना लास्ट में। मैंने अभी आपको रूल में बताया, जिस वर्ब के अंत में ओ आ जाए तो उसमें क्या जुड़ेगा? लेकिन कंडीशन है सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे रानी तो एक ही है ना, तो इसमें गो है, वर्ब में लास्ट में ओ आ रहा है तो ईएस जुड़ जाएगा, गोज। कहाँ जाती है? कॉलेज। जब कॉलेज जाने से पहले टू लगाते हैं, किसी भी स्थान से पहले टू लगेगा, गोज टू कॉलेज ऑन टाइम। इस तरह से सेंटेंस बनता है। यदि आप ये समझ गए, इसी तरह से सारे और भी सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे कि रेखा नहीं खींचती है, ये तो निगेटिव सेंटेंस हुआ। रेखा खींचती है, राइट। तो क्या होगा? रेखा ड्रॉज अ लाइन। इज इट क्लियर? क्यों? रेखा सब्जेक्ट आ गया, ड्रॉ में एस जोड़ दिया, ड्रॉज अ लाइन का मतलब रेखा यहाँ पे। इज इट क्लियर? इस सेंटेंस बनेगा। अब अगला, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, अब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा, राइट। जैसे, और कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको इधर ध्यान देना है। देखिए, एक तरफ हो गया आपका सिंगुलर, क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, और इधर हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर जो भी आएगा उसके अंदर आपको करना है, ठीक है।
देखेंगे। देखिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस जोड़ा जाएगा, वर्ब में क्या जोड़ा जाएगा, एस या ईएस जोड़ा जाएगा, और इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जी? नंबर 1, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, जैसे बॉय, गर्ल, है ना, कैट्स, डॉग्स, डॉग आएगा ना, प्लूरल थोड़ी आएगा। कौन बोल रहा है डॉग्स? डॉग। ये क्या है, सिंगुलर है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा, यस या यस। अब इसी तरह से इधर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या आएगा जी, जैसे यही सेम, बॉयज, हाँ, गर्ल्स, ओके, कैट्स, डॉग्स, ओके। ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और एक चीज इसी के साथ और भी बता देता हूं, जब निगेटिव सेंटेंस आप करेंगे तो इस सिंगुलर के साथ डज आता है इसके साथ, और प्लूरल के साथ डू आता है। क्लियर है? ये चीज़ें आगे निगेटिव अभी बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। यही सेम रूल होते हैं, यही सुमोन। ओके, एक आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इधर देखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस हो गए लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। ये है ही, सी, इट, और इसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ भी आएगा। इसमें कौन कौन से आएंगे, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या नेगेटिव इंटरगेटिव में इनके साथ डू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डू का प्रयोग। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। अब मैं आगे चल रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस बताता हूँ आपको। पहले प्लूरल सब्जेक्ट वाले करते हैं, जैसे वे प्रतिदिन कबड्डी खेलते हैं। क्या खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। अब बताइए ये क्या है, वे प्रतिदिन कबड्डी खेलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दे, खेलने का प्ले, कबड्डी, प्रतिदिन के लिए डेली लगा सकते हैं या एवरी डे, तो एवरी डे। ओके, इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये प्लूरल हो गया ना, वे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब जैसे मान लीजिए हम सब टीचर डे हर साल मनाते हैं। क्या है सेंटेंस, हम सब टीचर डे हर साल मनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम सब, वी ऑल, मनाने का सेलिब्रेट, टीचर डे एवरी ईयर। ठीक है, हम सब टीचर डे हर साल मनाते हैं। देखिए वी प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, अभी मैंने बताया था ना, वी आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यस राइट। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से सेंटेंस हमें बनाना आना चाहिए। यही माइंड में रखना है जब आप लिखते हो, जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हो, जवाब देते हो, या इंटरव्यू में बैठे हो आप जवाब दे रहे हो, तो इन सब चीज़ों का आप किस टेंस में किस बात को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो टेंस के हिसाब से ही होता है। टेंस का मतलब होता है टाइम जानना है, मतलब टाइमिंग क्या है, ता में है तो उसके हिसाब से वर्ब यूज़ करोगे, रहा है तो उसके हिसाब से यूज़ करोगे, चुका है तो उसके हिसाब से यूज़ करोगे। तो बस टाइमिंग का फर्क है, राइट। वही चीज़ अब सीख रहे हैं आगे। अब ये सीखा आपने सिंपल सेंटेंस बनाना। क्या सीखा, अब इन दोनों के आधार पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे मेरी माँ कपड़े धोती है, क्या होगा, बिल्कुल सही, माई मदर वॉशेस, यही है ना।
तो आप बताते क्यों नहीं है? तो आप देखो ये इतना सब, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो या आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो, आप क्यों नहीं लिख पाते हो सही? यही कारण है। उस कारण को मैं दूर कर रहा हूँ, तब आप करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट? क्योंकि उसके आगे ऑप्शंस नहीं है। यही आप प्लूरल सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। लड़कियां अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, गर्ल्स आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, स्पीक इंग्लिश, गुड इंग्लिश, गर्ल्स स्पीक गुड इंग्लिश। कितना आसान है। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा। यस, कोई भी बताना चाहेंगे? बैक साइड जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी कौन जवाब दे रहा है। यस या अगेन, लड़के अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। एब्सोल्युटली राइट। क्या बोला इन्होंने? बॉयज स्पीक गुड इंग्लिश, गुड, ठीक है। और यस, स्टैंड अप। वह डेली नाचती है। आप बताइए। सी डांसेस, ओके, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई वी यू दे। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आई के साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ओके। सो ये सारी चीज़ें ध्यान दो। आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार में छप जाता है। उसको कहते हैं स्टडी, नेचुरल स्टडी उसको कहते हैं। नहीं तो आप कोई भी आके पढ़ाता रहेगा, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई भी चीज़ है सिस्टम से आएगा, तरीके से आएगा, राइट? ओके। नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे अब। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस। किसी में यस आता है, किसी में यस आता है, कहीं डज आता है, कहीं डू आता है। आप इसको सीरियसली नहीं समझोगे, जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे, इसलिए समझ लो, ठीक है। देखियो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या है ये? नेगेटिव सेंटेंस। देखो जी, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, तो डज आएगा उसके साथ। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू आएगा, प्लस नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आएगा, ओके। यानी सब्जेक्ट डज या डू किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सिंगुलर होगा तो डज, यही मैंने बताया था। ये सारे इधर का जो पार्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सारे, इसके साथ क्या आएगा? और इधर क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आएगा? डू का प्रयोग आएगा। ये हमेशा कभी भी कंफ्यूज हो ना, उधर देख लेना पार्ट को। जैसे कविता, ठीक है, कविता नहीं लिखती है। जी, ठीक है। इसमें एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये कविता पोम को बोलते हैं, तो यहाँ पे होगा कविता। क्या आ गया? अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा, डज नॉट क्यों लगेगा? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये, तो कविता डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, राइट आ पोम, आ पोम, पोम। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोग जो पढ़ के आ रहे हैं ना, उसको ऐसे पढ़ के आ रहे, पोएम, पोएम नहीं होता है, पोएम। ऐसा लगता है कि हमें पोएम कहा जा रहा है, वह पोम। क्या है? कविता डज नॉट राइट ए पोम। कविता कविता नहीं लिखती है। इसी तरह सेंटेंस आ जाएगा, लड़के भी, हेलो, लड़के भी किसी को गाली नहीं देते हैं।
ठीक है, क्या होगा जी? बॉयज आल्सो डू नॉट अब्यूज एनीबडी, या एनीवन भी कह सकते हैं आप। बॉयज आल्सो डू नॉट अब्यूज एनीवन, राइट। इसका मतलब इसका जो अपोजिट होगा ना गर्ल्स, इसका मतलब वो भी गाली नहीं देती हैं। देखो क्या कहा गया, लड़के भी किसी को गाली नहीं देते हैं, इसका मतलब लड़कियां देती ही नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब जैसे कई बार आप लोग कहते हो सर आई के साथ डू आएगा या डज आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा। यू वी आई वी यू दे, याद रखो इसके साथ डू आता है, चाहे निगेटिव हो या इंटरगेटिव हो। जैसे तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे, ये सेंटेंस है, तुम मुझे नहीं जानते हो, ठीक है। क्या होगा? यू डू नॉट नो मी, यू डू नॉट नो मी, यू डोंट नो मी, ठीक है। मैं भी तुम्हें नहीं जानता, आई ऑल्सो डोंट नो यू, आई ऑल्सो डोंट नो यू। देखिए इस टेंस के अंदर यदि भी आ गया तो हमेशा वर्ब से पहले यानी डोंट से पहले आएगा। क्या आएगा? आई ऑल्सो डोंट नो यू, आई ऑल्सो, ठीक है। इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या होगा? आई टीच इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। जैसे अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन भी तो करना आना चाहिए। जैसे बातचीत में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यस, क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन एक तो क्या से शुरू होता है। हर टेंस में यदि क्या से शुरू होता है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बताइए ये डज या डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब यहाँ पे लिखा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो जब हम इंटरगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यदि सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो इंटरगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसमें क्या से शुरू होता है। तो सबसे पहले यदि सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम उसको कैसे, उसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं, उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स नो द रूल फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज दिस? यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका क्या मीनिंग है? वाक्य। और ये रूल लिख लीजिए, डज या डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है। अब जैसे मैंने कहा, क्या तुम दूध पीते हो? क्या तुम दूध पीते हो? अब बताइए ये सेंटेंस किससे शुरू है? क्या से। तो हमेशा ध्यान रखना इस प्रेजेंट सेंटेंस का है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज या डू है, ठीक है। तो हमेशा सब्जेक्ट से पहले यानी सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू आएगा। अब यू के साथ डज आएगा या डू आएगा? डू आएगा, एब्सोल्युटली राइट। तो डू यू पीते हो ड्रिंक मिल्क? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, कोई आपसे पूछे तो क्वेश्चन किया तो आंसर भी तो देखोगे। क्या दोगे? ये है क्वेश्चन, आंसर क्या दोगे? यस आई ड्रिंक मिल्क। हाँ मैं दूध पीता हूँ या पीती हूँ। यदि आप नेगेटिव बोलोगे तो क्या करोगे? नो आई डोंट ड्रिंक मिल्क, आई डोंट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पीता हूँ। इज इट क्लियर? इस तरह से हमें रिप्लाई, जिस मतलब जिस सेंस में क्वेश्चन होगा उसी सेंस में रिप्लाई होगा। इज इट क्लियर? चलिए ये हुआ क्या से शुरू। और भी सेंटेंस कर लेते हैं, जैसे क्या
पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, सूर्य की चक्कर लगाती है। अब देखेंगे इसमें, बताइए सब्जेक्ट क्या है? पृथ्वी। क्या है सब्जेक्ट? अब पृथ्वी एक है या बहुत सारे हैं? एक है, तो यहाँ पे डज आएगा, डू आएगा? डज आएगा। वेरी गुड। डज द अर्थ, है ना? चक्कर लगाने को रिवॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, रिवॉल्व। किसकी? सूर्य की। डज द सन रिवॉल्व अराउंड द सन? अराउंड द सन। क्वेश्चन मार्क। यदि आपसे एक कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन को आप जवाब क्या दोगे? यस में दोगे, क्योंकि चक्कर लगाती है। तो आप क्या करेंगे? ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया आंसर। तो क्या करेंगे? यस, हाँ, द अर्थ। आप ये एक मिनट सुनो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आंसर दे रहे हो तो अर्थ आ गया, तो आप इसको इसमें यस जोड़ दोगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में यस या यस जुड़ता है। यस, तो द अर्थ रिवॉल्व्स, क्या हो जाएगा? यस लिख जाएगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, ऐसे आप प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे और बता पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब हम लास्ट स्टेज की तरफ चल रहे हैं। अरे जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस ये भी होता है। यदि हिंदी का वाक्य है ना, कोई सा भी हो हिंदी के वाक्य प्रेजेंट टेंस में, तो उस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आए, समझ लेना ये WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो लेट्स डू दिस। जवाब बताओ। आप एक सिंपल सा दे रहे हो, यही, क्या वह जाती है? एक मिनट, कोई नहीं जवाब देगा प्लीज। क्या वह जाती है? Does she go? Absolutely right. Clap for him. Yeah. Very good. Right? Sit down. What we are going to learn? WH family interrogative sentence. इसका मतलब ये है जिसमें ना W और H से बने हुए वर्ड आते हैं ना, उसको कहते हैं, W से बने हुए वर्ड को WH फैमिली वर्ड। कौन कौन से वर्ड होते हैं इसको जान लेते हैं। लेट्स नो इट इन, जैसे व्हाट में क्या होता है? क्या। हु, कौन। विच, कौन सा। कौन सी 24 सेट से देख लेना। वाई, क्यों। ओके, वेयर, कहाँ। हुम, किसे। हुज, किसका। व्हेन, कब। हाउ, कैसे। These are the 9 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 9 वर्ड होते हैं WH फैमिली के। 9 वर्ड्स होते हैं WH फैमिली के, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके कई रोल हैं। एक तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी यूज होता है, और इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये 9 वर्ड्स होते हैं। देखो 8 वर्ड्स तो W से है, देख लो। एक वर्ड ऐसा है जो H से शुरू है। किससे शुरू है? HOW, हाउ। अब इनसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। मैं आगे जो पॉइंट बता रहा था, क्योंकि ये पीछे बात कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा देखना किसी भी टेंस में, ये सारे टेंस में यूज होते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। क्या? जितने भी आप एग्जाम में बैठते हो, IAS के एग्जाम में बैठते हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठो, चाहे 10, 12 किसी भी क्लास का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते कि नहीं पूछे जाते? या तो वो क्वेश्चन क्या से होगा, या तो क्वेश्चन इन WH फैमिली में होगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं होते। अंडरस्टैंड? तो आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ मैं, और भी प्रेजेंट टेंस में। इसको अच्छी तरह समझो। ये क्या होता है? क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एक जगह और इसका यूज़ होता है
रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, यानी दो वाक्य होंगे, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए WH फैमिली भी यूज करते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इसको कंजक्शन भी कह सकते हैं, इसको कनेक्टर भी कह सकते हैं। इतने सारे हैं, तो आप नॉलेज लेंगे तब तो बढ़ेंगे आगे। तो पहला स्टेप है क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए रूल होता है, यानी WH आ जाएगा प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस अब क्या करेंगे, जैसे कुछ विद्यार्थी शोर क्यों मचाते हैं। देखो ये सेंटेंस अच्छा है, कुछ विद्यार्थी शोर क्यों मचाते हैं, शोर क्यों मचाते हैं, यही है ना, राइट। क्या होगा जी, क्योंकि इंग्लिश आएगी पहले। मैंने बोला था ना किसी भी हिंदी के वाक्य में जब क्या, क्यों, कैसे बीच में आए तो उसका WH फैमिली वर्ड बनेगा, राइट। तो क्यों है तो वाई, वाई। अब कुछ विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो डू आएगा, वाई डू। अब यह सब्जेक्ट आ जाएगा सम स्टूडेंट्स, वाई डू सम स्टूडेंट्स। अब शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज, क्या हो जाएगा, मेक अ नॉइज। कुछ विद्यार्थी शोर क्यों मचाते हैं, बात समझ पा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको रीजन भी पता है, आपको जैसे आप ये जवाब देना चाह रहे हो, जैसे आप ये जवाब देना चाहते हैं कि कुछ भी था। जब आंसर लिखोगे ना तो पॉजिटिव में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, जैसे अब आंसर मैं लिख रहा हूं तो जब आंसर लिखने का टेक्निक देखो, यहां से शुरू होगा, सम स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। क्या होगा, सम स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज बिकॉज, क्या होगा, दे, बिकॉज वे, उनका फोकस स्टडी पे नहीं रहता है, उनका फोकस या उनका फोकस सुनने में नहीं रहता, उनका फोकस, बिकॉज दे डोंट फोकस। अब निगेटिव आ गया, ये भी वही टेंस है, फोकस ऑन लिसनिंग टू द टीचर, लिसनिंग टू द, यानी टीचर को सुनने में उनका फोकस नहीं होता है, इसलिए वो शोर मचाते हैं। क्योंकि इंसान को कुछ ना कुछ तो करेगा ही भाई, जैसे मान लो स्टडी पे फोकस नहीं है तो कहीं और फोकस होगा, सिंपल सा है, रीजन क्लियर है, यस या नो। यदि वो अच्छा नहीं करेगा तो बुरा करेगा, नहीं जी, दो ही ऑप्शन है, यस या नो। आप इंटरव्यू देने गए, या तो फेल होंगे या तो, दो ही ऑप्शन है, या तो आप ग्रो करेंगे या डी ग्रो करेंगे, बात समझ पा रहे हैं। या तो अपने आप को आप अपग्रेड करोगे या डाउनग्रेड होंगे, अपग्रेड डाउनग्रेड, बेटी अंडरस्टैंड, दो ही चीज़ होती हैं। तो आप जिस मोमेंट में हो, जिस पल में, उस पर फोकस करना चाहिए, बात समझ पा रहे हैं। आपको दोनों टेक्निक बता रहा हूँ, दोनों टेक्निक बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और आंसर जैसे बातचीत होगी। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई जैसे लोग टीचर डे क्यों मनाते हैं, है ना सही सवाल। देखो पहले हिंदी लिख लेते हैं, लोग टीचर डे क्यों मनाते हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कोई नहीं बताएगा प्लीज़, आप मत बोलो, किसी को आता है ना तो दूसरा दिमाग यूज नहीं कर पाता है। यस, तो Why do some people celebrate Teachers Day? फिर से बोलो। Why हाँ, some people celebrate Teachers Day? absolutely right, yeah, give a big hands for him। क्यों? क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये समझ गया। ये एक टेक्निक अपनाना आप सबको कि why do some people celebrate teacher day।
अच्छा, सम नहीं है, कोई बात नहीं। कुछ लोग इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, केवल हु के साथ माय डियर, केवल हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस आएगा, केवल यही है। ये अपवाद है, जैसे कोई रूल बनाते हैं ना, उसका उल्टा भी होता है, यही है उस रूल का उल्टा है। तो क्या होगा, आपसे मैं पूछूं, यस आपसे मैं पूछूं इंग्लिश कौन अच्छी बोलता है, इंग्लिश अच्छी कौन बोलता है, तो हु स्पीक्स, यस लग गया इसमें, हु स्पीक्स गुड इंग्लिश। इंग्लिश कौन, ये तो बोलते रहते हैं ना भाई। जैसे दूध कौन पीता है, हु ड्रिंक्स मिल्क। आपसे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना आई लगा के, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है। हु कुक्स फूड, खाना कौन बनाता है, प्लीज। ओके, आप इंग्लिश में जवाब दो। My sisters cook food. Sister. My sisters cook. आप बनाती हैं आप, तो ये आप ये बोलेंगे माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन खाना बनाती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. थैंक यू, सिट डाउन। यदि आप सपोज आप खाना बनाते हो तो आप क्या बोलोगे, आई कुक फूड। इन्होंने बोला मेरी बहन बनाती है, एक बहन है, दूसरी, तो माई सिस्टर एक होगी तो यस लग जाएगा, कुक्स फूड, माई सिस्टर कुक्स फूड। यदि आप बनाते हो तो क्या बोलोगे, आई कुक फूड, क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। ये सारा कनेक्टेड है माय डियर एक दूसरे से। इज इट क्लियर?